Now let us take up the calling attention motion. Ms. Riya Yadav, Ms. Avneet Kaur, Mr. Nishant Patel to call the attention of the Minister of Coal and Mines that why is India facing coal crisis. Ms. Riya Yadav. माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में अवसर प्रदान हेतु मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान देश में बड़ी गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयले का भंडार भारत में है, लेकिन उसके बावजूद भारत में कोयले का संकट क्यों मंडरा रहा है? मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, मिस अनमोलदीप कौर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को यह बता देना चाहती हूँ कि इस संकट की वजह है मांग और आपूर्ति का खेल। आमतौर पर मानसून में कोयले की कमी होना एक सामान्य बात है, क्योंकि बारिश की वजह से कोयला खनन प्रभावित होता है। इस बार हीट वेव बढ़ने से गर्मी में ही कोयले की कमी हो गई, क्योंकि तेज गर्मी से भी खनन कम हो पाता है। इस साल अप्रैल में राजधानी दिल्ली ने सबसे ज्यादा गर्मी का पिछले 72 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस संकट की एक और वजह है कोयले का आयात घटना। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोयला आयातक भारत ने लगातार पिछले कुछ वर्षों से अपना आयात घटाने की कोशिश की है, लेकिन इसी दौरान घरेलू कोल सप्लायर्स ने उतनी ही तेजी से अपना उत्पादन बढ़ाया नहीं है। इससे सप्लाई गैप पैदा हुआ और अब सरकार चाहकर भी इस गैप को नहीं भर सकती, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत $400 यानी 30,000 रुपये प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। देश में कोयले के उत्पादन के अतिरिक्त सालाना करीब 20 करोड़ टन कोयला इंडोनेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया से आयात होता है, लेकिन अक्टूबर 2021 के बाद इन देशों से आयात घटना शुरू हो चुका है और अब भी इन देशों से आयात पूरी तरह प्रभावित है। इसका नतीजा यह हुआ कि बिजली कंपनियां कोयले के लिए अब पूरी तरह से कोल इंडिया पर ही निर्भर हो गई है। इस संकट की एक और प्रमुख वजह यह है कि राज्यों ने कोल इंडिया को जरूरत के 1 महीने पहले कोयले की मांग ही नहीं भेजी। साथ ही कई राज्यों ने तो निर्धारित समय पर कोयले का उठाव भी नहीं किया। गर्मी बढ़ने से बिजली की खपत तेजी से बढ़ी और कोयला कम पड़ने लगा और अचानक बिजली संकट खड़ा हुआ। इस संकट के अगले 2 महीने तक बने रहने की आशंका है। आप स्वयं मान रहे हैं कि अगले 2 महीने तक समस्या बनी रहेगी। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। मिस प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद महोदय। दरअसल राज्यों का कोल इंडिया के साथ सालाना करार होता है। इसी के अनुसार हर राज्य को हर महीने निर्धारित कोयले का उठाव करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कई राज्यों पर तो कोयले का उठाव नहीं करने के लिए जुर्माना भी लगाया। सभी राज्य आने वाले 3-4 महीने में कोयले की आवश्यकता का आकलन करने में चूक। अरे इस साइड से यहाँ दूसरी साइड से। मिस अवनीत कौर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या ये संकट कोयले की कमी से है या पेमेंट नहीं करने की सजा है? कोयला खनन कंपनियों से लेकर बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट और बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियों तक हर कोई बकाया भुगतान नहीं होने से जूझ रहा है। सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL दुनिया के टॉप कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है। देश में कोयले का 80% खनन कोल इंडिया ही करती है। CIL पर बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट्स, CIL पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का लगभग 7,918.72 करोड़ रुपए का बकाया है। हालांकि इसके बावजूद भी यह अपने कस्टमर्स को कोयला बेच रही है। इसमें भी सबसे ज़्यादा बकाया महाराष्ट्र की बिजली उत्पादन कंपनी महाजनको का है। इस पर 2,608.07 करोड़ रुपए का बकाया है। वहीं पश्चिम बंगाल की WBPDCL पर 1,066.40 करोड़ रुपए, झारखंड की TVNL
पर 1018.22 करोड़ रुपए, तमिलनाडु की टेंजिडो पर 823.92 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश की MPPGCL पर 531.40 करोड़ रुपए है। बिजली उत्पादन कंपनियों पर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों यानी डिस्कॉम का लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। हालांकि इसके बावजूद भी वह उन्हें बिजली बेचना जारी रखे हुए हैं। इसी तरह डिस्कॉम को 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ है। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने बिजली बेचना जारी रखा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA के अनुसार 150 घरेलू कोयले वाली यूनिट्स में से 86 के पास काफी कम स्टॉक है, जो उनकी सामान्य आवश्यकताओं के 25% से भी कम है। Mr. Nishant Patel. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का महत्वपूर्ण कारण कोयला उत्पादक राज्य झारखंड में आदिवासियों द्वारा खनन का पूर्णतः बहिष्कार करना तथा गर्मियों में बिजली खपत अत्यधिक होने के कारण पर्याप्त रैक नहीं आ पाना है। कोयले की कमी के कारण देश भर में कई सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। देश भर में बिजली का भीषण संकट छाया हुआ है। थर्मल पावर प्लांटों में कोयले का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है, जिसके कारण पर्याप्त बिजली पैदा नहीं हो पा रही है। भीषण गर्मी और आर्थिक गतिविधियों की वजह से कोयले की मांग आसमान पर है। ऐसे में लोगों को 10-10 घंटों तक अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। Leader of Opposition. Madam Speaker, as per the latest data of coal stocks at more than 100 thermal plants has fallen below 25%, and it should be highlighted that this is known as the critical mark. At more than 50 thermal plants, it is less than 10%, and 70% of India's power demand is met by the thermal plants, which are majorly dependent on coal only. As per the latest report of CEA shows that as of April 2022, India's power generation via domestic coal in them stood at 182.39 gigawatts with an average of 34% coal in them. The biggest reason for the coal shortage is increase in demand. For instance, in 2019, it drastically increased to 106.6 billion units a month. Further, in 2020, it increased to 124.2 billion units a month. And already in 2022, it has reached 132 billion units a month. I repeat this again, 132 billion units a month. My question, Madam Speaker, is why the government is not trying to understand the severity of the situation. Are we waiting for the coals to fully vanish from the nation? If the preventative measures would not be taken, it will result in a failure of the system and will swallow whole country's power supply. Minister of Coal and Mines, Ms. Anmoldeep Kaur. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के सभी पावर प्लांट को जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई की जा रही है। Members, please maintain the decorum of the house. Miss, please continue. धन्यवाद महोदय। सरकार कोयले का उत्पादन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। बंदियां छोड़ी गई। क्लोज्ड कोल माइंस में निकालने योग्य कोयला भंडार लगभग 38 करोड़ टन है। इन खदानों से कोयला आसानी से निकाला जा सकता है। ऐसे में इसकी भी कोशिशें जारी हैं। सरकार का लक्ष्य कोयले के आयात को कम करना और देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। समय के हिसाब से कोयले की जरूरत बढ़ रही है। कोयला क्षेत्र के लिए टेक्नोलॉजी प्लानिंग को अपनाने और उन्हें लागू करने और सुरक्षा एवं उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादकता में वृद्धि, कोयले का उत्पादन बढ़ाने और इसमें लागत को कम करने सहित कामकाज का वातावरण बेहतर करने के लिए बेंचमार्क दस्तावेज के रूप में लिया जाएगा। कोयले का वर्तमान संकट योजना स्टॉक प्रबंधित और अन्य पक्षों की समूहबंदी नाकामी का नतीजा है। कोयला संकट दरअसल कोयला के परिवहन और ऊर्जा के ट्रांसमिशन से संबंधित खराब योजना के कारण हुआ है। यहाँ ना तो कोयले की शॉर्टेज है और ना ही ऊर्जा क्षमता की कमी। मैं ये बात दोबारा दोहरा देना चाहती हूँ, यहाँ ना तो कोयले की शॉर्टेज है और ना ही ऊर्जा क्षमता की कमी। वैसे तो इस मौके को
संकट से निपटने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। Let us proceed to legislative business. Minister of Women and Child Development, please. Honorable Speaker, Madam, I beg to move for leave to introduce the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2022. The question is that the bill aims to raise legal age of marriage of women in the country from 21 years to 21 years from 18 years. The law prescribes a minimum age of marriage, essentially outlaw child marriages and abuse the minors. Those who are in favor will please say aye. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion moved. Minister of Women and Child Development, please. Madam, I introduce the bill. The bill will be considered in the next session of Parliament. Now, the House will take up consideration of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Minister of Home Affairs, please. Madam Speaker, I request you to move the Criminal Procedure Identification Bill 2022. That the bill to allow police officers to collect certain identifiable information such as fingerprints and footprints of persons including convicts and arrested. Madam, as we know, there have been advances in technology that allow us to use other measurements for this purpose. The DNA Technology Use and Application Regulation Bill 2019, which is pending in Lok Sabha, provides a framework for using DNA technology for this purpose. Key features of the bill. The bill expands the type of data that will be collected, the person from whom such data may be collected, and the authority that may authorize such collection. Any resistance or refusal to give data will be considered as an offense of obstructing a public servant from doing his duty. Ma'am, comparison of provision of the 2022 bill with the 1920 Act is given to you. And data permitted to be collected in 1920 bill includes fingerprints, footprint suppression, and photographs. Additions in the 2022 bills are biological samples and the analysis, behavioral attributes like including signatures, handwriting, and examinations under Section 53 and 53A of CRPC. Persons whose data may be collected in 1920 bill are convicted or arrested for any offense punishable with rigorous imprisonment of 1 year or more. Persons ordered to give security for good behavior or peace. But changes in the latest bill are convicted or arrested for any offense. However, biological samples will be taken forcibly only from person arrested for offenses against a woman or a child having a minimum 7 years of imprisonment. Authority that may authorize such collection in the previous bill are investigating officer, officer in charge of a police station or rank head constable or above, and magistrate. But the latest bill comes with officer in charge of a police station, rank head constable or above, and metropolitan magistrate and judicial magistrate of first class. Madam Speaker, I am confident that all the honorable members of this House, irrespective of party affiliation, will welcome the bill wholeheartedly. It will be helpful to eliminate crime from the society. Now, I move the bill to be taken into consideration. Motion moved that the bill to provide for the more effective matters connected therewith or incidental there to be taken into consideration. Ms. Arishita. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। मौजूदा कानून 102 साल पुराना है। बीते 102 साल में अपराध की प्रकृति में भारी बदलाव आया है, इसलिए कानून में बदलाव ज़रूरी है। इस बदलाव से अपराधियों के शारीरिक मापदंड का रिकॉर्ड रखने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की इजाज़त मिलेगी। पूरी दुनिया ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कानून में अहम बदलाव किए हैं। इस बिल के कानूनी जामा पहनने के बाद एक ही अपराधी द्वारा बार बार अपराध किए जाने पर सबूत ना होने की समस्या खत्म होगी। पुलिस के पास गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति का निजी बायोलॉजिकल डाटा को इकट्ठा करने की छूट होगी।
इससे जांच करने और सबूत इकट्ठा करने में भी आसानी होगी। इसमें पुलिस को उंगलियों, पैरों और हथेलियों के निशान, रेटिना स्कैन, भौतिक जैविक नमूने या उनके विश्लेषण, हस्ताक्षर, लिखावट या अन्य तरह के डाटा को एकत्र करने की छूट होगी। महत्वपूर्ण बदलावों के आने से समाज में आपराधिक घटनाएं कम होंगी। लीडर ऑफ अपोजिशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बिल के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया है। यह बिल जनता विरोधी है और संघवाद के भावना के खिलाफ है। केंद्र ऐसा विधेयक लाकर सर्विलांस देश बनाने की कोशिश कर रहा है। यह बिल लोगों की निष्ठा का उल्लंघन करता है। विधेयक में कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को बदलने की मांग की गई है, परंतु प्रस्तावित कानून में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के द्वारा बनाए गए कानून की तुलना में कम सुरक्षा उपाय हैं। डाटा सुरक्षा कानून के अभाव में प्रस्तावित मानकों में सुरक्षा उपाय की कमी दिख रही है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि जो सूचना एकत्र की जा रही है उसकी सुरक्षा ठीक तरह से हो रही है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अपराध के बदलते तरीकों को मद्देनजर रखते हुए कानून को ही बदलने की आवश्यकता है, परंतु प्रस्तावित कानून ऐसे व्यक्ति की निष्ठा का उल्लंघन करता है जो दोषी नहीं है। हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिक साक्ष्य सबसे पुख्ता होते हैं, परंतु मौजूदा प्रस्तावित कानून में हेड कांस्टेबल को आरोपी या संदिग्ध का सैंपल लेने की शक्ति दी गई है। ऐसे में कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। हालांकि निष्ठा का हवाला देकर आरोपी को प्रोटेक्शन देने का तर्क भी सही नहीं होगा। अर्थात समाज और देश का हित आरोपी के हित से ऊपर है। ऐसे में विपक्ष सरकार के साथ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को सरकार के अपराध मुक्त भारत के संकल्प से अवगत कराना चाहूँगी कि यह सरकार ही नहीं, हर भारतीय का सपना रहा है कि भारत अपराध मुक्त हो। समय के साथ आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है और कानूनों में बदलाव समय की मांग है। इसलिए हम अपनी सोच पार्टी तक सीमित ना रखते हुए भारत को अपराध मुक्त बनाने में सहयोग करें। Minister of Home Affairs, please. Ma'am, through you, I would like to mention the opposition party that no one's privacy will overtake place. I repeat, that no one's privacy will overtake place. Madam, I am grateful to all the members who have supported the bill, and I am thankful to those members who have given their constructive criticism on it. I am obliged for the advice that have been given to us. Madam, with regards to the main suggestion, I would like to say that the whole problem of the identification bill is a Herculean task. We have invited many activists to present their views on it. The question is that the bill to provide for more effective prevention of the 1920 Act to empower the magistrate to authorize the collection of data for DNA, hair, saliva, semen connected therewith or incidental there to be taken into consideration. Those who are in favor will please say aye. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Clause by clause consideration. Now